ऑल स्टूडेंट पीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर। आज आपकी कोर्स एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी में लेक्चर टॉपिक आज की है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपका जो इसमें लेक्चर टॉपिक, इसके पहले आपके सैटरडे को क्लास हमने लिया था क्लाइमेट चेंज में आपका क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स, इसके बारे में डिस्कस हो चुका था। आपका बचा कोर्स में ग्लोबल वार्मिंग, तो आज ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, डिफिनीशन, इसकी परिभाषा, इसकी इंट्रोडक्शन, इसके बारे में जानने के लिए हमें सिंपल सा है कि ग्लोबल वार्मिंग आप जो देखते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से और प्राकृतिक रूप से वहां पे हम अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाना, पृथ्वी के सतह पर जो तापमान है उसमें ग्रोथ करना, वृद्धि करना, जिससे आप जो देखते हैं कि टेम्परेचर का बढ़ना अर्थ के सरफेस का, उससे रिलेटेड एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हैं सब डिस्टर्ब होती हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफी बुरा इम्पैक्ट होता है, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमन बीइंग सॉइल सरफेस पे जो भी नेचुरल सिस्टम को डैमेज करके वहां पे हम आर्टिफिशियल ढंग से निर्माण, जैसे अगर हम फॉरेस्ट रीजन को हम वहां पे प्लांटेशन को न करके उसको डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काट देते हैं, काट करके उसको जला देते हैं, जिससे आप तो देखते हैं कि कार्बन की एक लेयर एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है। यानी सबसे ज्यादा आप जो कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जो CO2 की मात्रा आप जो देखते हैं कितनी ज्यादा जो है बढ़ रही है, नियर अबाउट आपकी 580 मिलियन 580 बिलियन LBS, इससे ज्यादा जो है संख्या उसमें जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ रही है। आने वाला समय एक ऐसा होगा कि नियर अबाउट 2050 तक जो पृथ्वी का टेम्परेचर नियर अबाउट 1.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका आप इन फ्यूचर जो डिजास्टर होगा उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए आप जो देखते हैं जैसे समुद्र में, वहां पे सी रीजन में जो वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वहां का टेम्परेचर, एयर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में आप जो देख रहे हैं कि साइक्लोनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। जो इसके पहले उस दिन आपको बताया था कि अम्फन जो साइक्लोनिक इफेक्ट, तो ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने की ऐसी कंडीशन बनती है। तो हम जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी उसमें जो CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हमें कंट्रोल करना चाहिए। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस जिसको बोलते हैं, ये इफेक्ट जो है आपके एटमॉस्फेयर में, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए, जो कि डायरेक्ट
इम्पैक्ट आपका उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी पड़ता है। जो एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के अंतर्गत वहां पे कहा जाता है कि हम अगर सफल एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो नेचुरल जितने सिस्टम है, नेचुरल जितने रिसोर्स हैं उसका उपयोग करें। लेकिन आज के जो फार्मर है वो चाहते हैं कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लें। इस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल जितने भी मटेरियल्स हैं उनका प्रयोग करके हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करके जो आप जो देखें नेचुरल रिसोर्स का वहां पे उसको डैमेज कर रहे हैं। आप हाइब्रिड वैरायटी का आप देखेंगे हाई वाटर रिक्वायरमेंट एंड हाई फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, जो कि केमिकल्स के द्वारा आप देते हो तो धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट पे सिस्टम को डैमेज करते हैं। आने वाले समय में जो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, उसके साथ साथ जो सॉइल पोल्यूशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि सॉइल की फर्टिलिटी लेस हो जाएगी और सॉइल हमारी अनफर्टाइल हो जाएगी। इसलिए इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वहां पे उसको हम कंट्रोल करें। तो इससे रिलेटेड आज इस पे जो इंट्रोडक्शन इस पे डिस्कशन जो कर रहे हैं, अब इसके आते हैं डेफिनेशन पे, परिभाषा। ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑनगोइंग राइज ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ climate system and has been demonstrated by direct temperature। जो टेम्परेचर के द्वारा ही ज्यादा इसमें इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग में, जो कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसको मेन ऑब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, measurement and by measurement of various effect of the warming। and next, दूसरी परिभाषा, या the increase in the temperature of the earth surface atmosphere caused by the increase of certain gases। जो गैसेस है उनका इंक्रीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, इन सब गैसेस का एटमॉस्फेयर में बढ़ना, ये आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें वहां पे जो उसको अफेक्ट करता है। इसके कुछ नोट भी कर लेना। ग्लोबल वार्मिंग सॉइल सरफेस के टेम्परेचर के साथ साथ वायुमंडल में तापमान की वृद्धि और मुख्य रूप से एटमॉस्फेयर में बहुत सी ऐसी गैसेस जो अभी आपको बताया हमने, CO2, CFC, मीथेन, एंड ऊर्जा के रूप में हम कोल यानी कोयले का उत्पादन जो होता है उसका उपयोग हम डिफरेंट एनर्जी के रूप में लेते हैं, जिसमें एक होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो उसका हम उपयोग करते हैं उसको जलाते हैं, जिससे कि वो कन्वर्ट होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में आपको मिलती है। बट उससे जो आप उसका उपयोग लेते हो, उससे जो जलती है, उससे जो है कि हानिकारक जो गैसेस निकलती हैं वो ज्यादा एटमॉस्फेयर में इफेक्ट होती है। एंड पास्चुराइजेशन, जो चारागाह के लिए प्लेस बनाते हैं, जो वनों को काट करके उसको वहां पर डेवलप करते हैं, वनों को जलाते हैं, तो जो जलाने से अभी आप लोगों ने बताया कि कार्बन की लेयर एक एटमॉस्फेयर में वहां पे इकट्ठा होती है। इसलिए और क्लाइमेट चेंज का ये कारण बनता जा रहा है कि जो वहां पे हम इस तरीके की जो कंडीशन जो उत्पन्न होती है, और समुद्र में जो टेम्परेचर का बढ़ना, वाटर लेवल का बढ़ना, अगर इसी तरीके से रहा तो समुद्र का जो वाटर लेवल है नियर अबाउट आपका 50 से 100 सालों में
0.2 से 1.5 मीटर वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर इतना ज्यादा वाटर लेवल बढ़ेगा तो जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ यानी अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी के सतह पे 3 भाग पानी है। अगर वाटर का स्तर बढ़ गया तो आप सोचेंगे कि इस तरीके से हम वहां पे जीवन नहीं जी सकते, यानी ह्यूमन जो वहां पे उसको अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उसमें। एंड नेक्स्ट कॉजेस, इसके कारण क्या है जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बनती है। जैसे फर्स्ट है CO2 एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। सबसे ज्यादा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स में जैसे आप देखते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्स को ध्यान में न रखते हुए आर्टिफिशियल ढंग से जब वहां पे हम जैसे कोयले को जलाते हैं या केमिकल्स जो हार्मफुल हैं उनका हम यूज करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। एंड जो मोटर वाहन है उसका हम उपयोग करते हैं, जिससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। और अपने हम दैनिक चीजों में जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कोल मशीन इसका यूज करते हैं, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, CFC ऐसे जो हानिकारक जो गैसेस हैं वो ज्यादा इफेक्ट करती है, जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट के रूप में उसको हम कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन को इंक्रीज करती है। तो ये आपका CO2 एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। सेकेंड, ग्रीन हाउस गैसेस कलेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे हमने आपको बताया कि उसमें मीथेन एंड आपका CFC एंड उसके साथ साथ आपका कुछ जो ऐसी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस जब हम उसको वहां पे एडॉप्ट करते हैं तो ये बहुत सारी जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होती हैं, जो एक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में वहां पे मदद करती है। एंड नेक्स्ट आपका है एब्जॉर्ब सनलाइट। जो सनलाइट एब्जॉर्ब होती है उसमें देखते हैं नियर अबाउट 50% जो उसके सनलाइट रेज होती है अर्थ सरफेस उसको एब्जॉर्ब करती है, बट उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करती है। उसमें जो रिफ्लेक्ट होती है नियर अबाउट उसका 50% आप देखते हैं एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब होती है। इस तरीके से जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का और एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है, जिससे अब देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में उसका जो है इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट, absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the earth surface, जो भी आपको हमने बताया। एंड नेक्स्ट, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हम ऐसे फ्यूल का उपयोग करते हैं जैसे आपका पेट्रोल वाहन, डीजल वाहन, तो जो उससे CFC जो निकलती है वो भी आपके जो है एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होती है। तो ये भी एक उसका रीजन है, कारण है। ऐसी कंडीशन में उसका हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि जो हम सौर ऊर्जा से जितने आपकी एनर्जी से मोटर वाहन चल सके उसका उपयोग करना चाहिए। और आने वाले समय में अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तो इसका जो एक डिजास्टर के रूप में जो इसका एक बहुत भयंकर परिणाम आपको आने वाले समय में नियर अबाउट 2050 तक आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमें उसमें चेंजिंग करनी चाहिए और अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो हम उसको यानी उसका वहां पे लिमिट से क्रॉस करके जो उसका उपयोग करते हैं उसको हमें वहां पे कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कोल बर्निंग पावर, यानी जो कोयले से जल उसका उपयोग करने से जो हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं उसकी जगह पे हमें यूज में लेना चाहिए सिलेक्शन ऑफ सन एनर्जी एंड विंड एनर्जी, जो सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और विंड एनर्जी का उपयोग करना चाहिए जो कि नेचुरल तरीके से है। तो इसलिए हमें वहां पे कोल बर्निंग पावर का बैन करना चाहिए। तो ये इसका कॉजेस था
कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण क्या है, किस तरीके से जो हमने आपको यहां बताया उसको नोट भी कर लेना। जो एग्जामिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन आंसर पुट अप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आपकी है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें ध्यान देना। फर्स्ट आपका है टेम्परेचर ग्रोथ। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे फर्स्ट इफेक्ट होता है कि अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर का बढ़ना एंड सी लेवल यानी समुद्र में टेम्परेचर के बढ़ने से वाटर लेवल वहां पे बढ़ता है, जिससे साइक्लोनिक इफेक्ट होती है, समय समय पे साइक्लोन का बनना, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। आपके इंडिया में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो देखते हैं कि अर्थ सरफेस पे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, उसके साथ साथ आपका सी लेवल यानी जो समुद्र में प्रेशर बढ़ता है और वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसके कारण आपको देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन वहां पे स्वाभाविक रूप बनता है। इसलिए हमें वहां पे जो इफेक्ट देखने को मिलता है कि टेम्परेचर ग्रोथ सबसे फर्स्ट इफेक्ट होता है, जिसको कि हमें वहां कंट्रोल करना पड़ेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। और जिसके कंट्रोल के लिए अभी आपको ने बताया कि जितने हार्मफुल गैसेस हैं CO2, CFC, इसको हम बढ़ने से रोकें, कंट्रोल करें। एंड नेक्स्ट आपका है सेकेंड कि ग्रोथ ऑफ ओशन वाटर लेवल, कि जो ओशन यानी समुद्र के वाटर लेवल का बढ़ना। एंड नंबर थर्ड ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में आप जो देखते हैं कि जितनी भी डिजीज जो रोग है, अगर ऐसी कंडीशन रही तो एक डेंजरस डिजीज जो उनकी बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो ह्यूमन उससे ज्यादा त्रस्त रहेंगे। जिसमें आप जो देखते हैं कि मेरा आपका मलेरिया है और बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो इनके कारण जो है ये ग्रोथ इनका ज्यादा होगा, इससे ह्यूमन हेल्थ भी वहां उस पर इफेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। एंड नेक्स्ट आपका है ऑन द एग्रीकल्चर इफेक्ट। जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा एग्रीकल्चर पे, क्योंकि इस समय क्लाइमेट चेंज के कारण इस एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट होता है कि समय पे मानसून का नहीं आना, ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है। और आप जो देखते हैं कि मानसून आया भी तो उसके बाद इतना ड्यूरेशन हो जाता है कि उसमें ड्रॉट की कंडीशन, सूखे की स्थिति हो जाती है, जिसमें डिजीज एंड इंसेक्ट का अटैक क्रॉप्स पे अधिक होता है। ये सभी जितने भी कॉजेस हैं, जितने भी वहां पे इस तरीके की कंडीशन क्रिएट होती है, ये सभी चीजें आपकी है ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज के कारण है। इससे ह्यूमन यानी मानव ध्यान नहीं देता है, बट इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर इस पे ध्यान न दिए तो आने वाला समय जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, बहुत ज्यादा रिस्क होगा, जिसको कि हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना होगा। तो ये आपका था इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या हो सकता है। एंड नेक्स्ट अब चलते हैं आगे, सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो उसको कंट्रोल करने के लिए उसका सॉल्यूशन यानी क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्री प्लांटेशन। हमें ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं कि जितने ज्यादा प्लांटेशन आप करेंगे, प्लांट की संख्या बढ़ेगी तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा प्लांट करते हैं, जो वहां पे उनको प्लांटेशन करने से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में कंट्रोल होगी। तो प्लांटेशन मेन आपका ऑब्जेक्ट होगा। एंड नंबर सेकेंड आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब, जिसको हम कह सकते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता होती है। जो हम अदर बल्ब को जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, बट
CFL का उपयोग करते हैं। CFL का पूरा नाम आपको हमने बताया, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब, जिसका प्रयोग करने से CO2 पे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट नंबर 3, यूज ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। इस समय सबसे ज्यादा हमें जरूरत है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स, यानी ऑर्गेनिक तरीके से जो हम एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन करें उसका उपयोग करें, विदाउट केमिकल। इस तरीके से हम वहां पे जो एटमॉस्फेयर में है पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो वहां पे हमें यूज ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स पे ध्यान देना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका है वाइन पोल्यूशन, जिसमें आप तो देखते हैं कि जितने भी आपके मोटर वाहन से पोल्यूशन होते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वहां पे पर्सन ह्यूमन बीइंग, मानव, जो अपनी आवश्यकताओं के लिए उसका उपयोग करते हैं और उससे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, जिसमें कि हमें वहां पे कंट्रोल सबसे ज्यादा वहां पे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन ऑफ सन एनर्जी एंड विंड एनर्जी। हमें इस समय सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ करके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अभी आपको हमने बताया कोल यानी कोयले से उत्पादित होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में कोयले के जलने से पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसलिए हम वहां पे उस चीज को कंट्रोल करके सन एनर्जी, जो सनलाइट से हम वहां पे उसको रिचार्ज करके किसी भी जो ऐसे मशीनरी को हम डेवलप करें, जो कि आप जो देखते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान इस पे दिया जा रहा है कि सन एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करके उसका उपयोग करें। एंड विंड एनर्जी का भी, जो कि नेचुरल तरीके से जो विंड है उसका हम वहां पे कलेक्ट करके उसको यूज में लें। तो ये आपका था आज के टॉपिक में ग्लोबल वार्मिंग के इंट्रोडक्शन एंड उसके डिफिनेशन एंड उसके कॉजेस, कारण एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड लास्ट सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इससे रिलेटेड आप अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे, उसको नोट भी कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पुट अप किए जाते हैं। जब तक आप अच्छे तरीके से रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप जो है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो पुट अप होते हैं उसको सॉल्व करते हैं सक्षम नहीं होंगे। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से उसको आप पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, और उसको नोट भी करिए। तो आज के टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, जो कि मेट्रोलॉजी आपके बहुत ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें आप जो टेक्निकल चीजें हैं उसको आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उसको अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो इन फ्यूचर आपके लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तो ये मीट करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।